हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग कई दिन के बाद क्योंकि लेक्चर लग रहे थे, तो लेक्चर लगने की वजह से बीच में टेस्ट नहीं हो पाया, एमसीक्यू नहीं हो पाया। तो आज हम लोग अपने भीम बैच के अंतर्गत एमसीक्यू डीपीपी करेंगे। किसमें? फोटोसिंथेसिस में। टेस्ट के रूल्स आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आएगा और इसके बाद 20 से 30 सेकंड का समय हम आपको देते हैं और क्वेश्चन आपके सामने आएगा। 20 से 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और इसके बाद आपको क्या करना है? वेट करना है। हम उस क्वेश्चन का सही सलूशन बताएंगे, फिर आप मैच करेंगे कि आपने सोच करके जो लगाया था क्या वही थीम है या दोनों में अलग अलग थी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन बैंक को। अब और लुका छुपी का जो खेल खेलते हो ना, आते हो चले जाते हो, चले जाते हो आते हो, बेटा ये चालाकी करना बंद कर दो, वरना कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, है ना। लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको हमें करना होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड, लुमेन ऑफ थैलेक्वाइड्स, आउटर साइड ऑफ थैलेक्वाइड्स, स्ट्रोमा और साइटोप्लाज्म। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में रिलीज होते हैं? पेज नंबर 212 और इसी मॉड का क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताना है। प्रोटॉन बाहर निकलते हैं थैलेक्वाइड्स की गुहा से, थैलेक्वाइड्स की बाहरी सतह से, स्ट्रोमा से या कोशिका द्रव्य से। जल्दी से आपको आंसर बताना है। जल्दी से आंसर बताना है बेटा आपको। देखो बेटा, इसका सही आंसर टाइप करें आप, हिंदी बता दी गई है। बच्चों इसका पहला आंसर जो है वो राइट है, ए। अब हमें देखना ये है कि इसका पहला आंसर राइट क्यों है। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, पी मिकेल ने इसको एक्सप्लेन किया था और वहां पर आपको एक बात बताई गई थी कि जैसे ये थैलेक्वाइड्स है, इस तरीके से ये थैलेक्वाइड्स है और ये थैलेक्वाइड्स है और इस थैलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा कि पीएस फर्स्ट यहां पर है, पीएस सेकेंड बेटा यहां पे है। इसके अलावा वाटर स्प्लिटिंग पॉइंट इस जगह पर है, NADP रिडक्टेज यहां पर है। ये सारे पॉइंट्स यहां पर आपने देखे। इसी के साथ यहां पर ये प्रोटॉन पंप लगा है। यहां पे क्या लगा? ये प्रोटॉन पंप लगा है। या ये कह सकते हो कि ATPase एंजाइम यहां पर है। अब जब वाटर स्प्लिटिंग यहां पर होती है 2H2O, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H आयन और हाफ O2 यहां पर रिलीज होती है। तो ये H आयन यहां पर इसकी लुमेन में जमा हो जाते हैं
ठीक है, यहां पर H आयन जमा हो जाते हैं इसके लुमेन में। इन H आयनों को ही यहां पर हम प्रोटॉन्स मानते हैं, ये प्रोटॉन्स। ठीक, अब ये प्रोटॉन्स और स्ट्रोमा के बीच, ये जो स्ट्रोमा है, यहां पर H आयनों में कमी आती है और यहां पर H आयन बेटा बढ़ जाते हैं। तो एक यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए, या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर एक बन गया, प्रोटॉन प्रवणता यहां पर बन जाती है, उसे रिलीज करने के लिए H आयन थैलेक्वाइड्स की गुहा से स्ट्रोमा में इस प्रकार से यहां पर पास आउट होते हैं। तो सही आंसर इसका था कि प्रोटॉन्स रिलीज्ड फ्रॉम द थैलेक्वाइड्स लुमेन टू द या इनटू द स्ट्रोमा। थैलेक्वाइड्स की गुहा से जो प्रोटॉन होते हैं वो स्ट्रोमा में बाहर आते हैं। सही आंसर क्या था? लुमेन ऑफ थैलेक्वाइड्स। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन ड्यूरिंग डे टाइम। ATP will be synthesized in chloroplast by lighting reaction या light reaction. Second, NADPH will be synthesized in chloroplast by light reaction. Starch will be not be synthesized by dark reaction. None of these. बहुत ही इजी क्वेश्चन, NCERT का पेज नंबर 209 पर ये एज इट इज लाइनें लिखी हुई हैं। जल्दी से ध्यान दे, आंसर टाइप करें बेटा, आंसर टाइप करें। मैं क्वेश्चन बताता हूं, निम्न में से कौन सा कथन दिन के समय असत्य है? ATP will be synthesized in chloroplast by light reaction। प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान ATP का निर्माण होता है। दूसरा है NADPH will be synthesized in chloroplast by light reaction। प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान NADPH बनता है। तीसरी बात लिखी, स्टार्च will not be synthesized by dark reaction। अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान मंड का संश्लेषण नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताएंगे बेटा। देखो एक बात आप समझो, अब इसका आंसर मैं बताता हूं। इसका आंसर है सी। क्यों? देखो आपको एक बात बहुत क्लियरली यहां पर बताई गई थी कि लाइट रिएक्शन में होता क्या है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के द्वारा जब लाइट पड़ती है, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो हाई एनर्जी युक्त पदार्थ NADP2H और ATP दोनों बनते हैं और इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, पूरे पार्ट को। तो देखो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर वाले जो दोनों ऑप्शन थे कि ATP क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन के दौरान बनता है, ये सही बात है। NADP2H भी क्लोरोप्लास्ट में बनता है लाइट रिएक्शन के अंतर्गत, ये वाली बात बिल्कुल सही है। हमें देखना क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन। अब आगे की बात ध्यान से सुने। दिन के समय ये उनको घुमाया गया। देखो ये जो दोनों बने, ये आगे चल करके CO2 के साथ फिक्स होते हैं और फिक्स होकर के स्टार्च बनाते हैं। इस प्रकार इस घटना को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो दिन हो या रात हो, इससे क्या लेना देना? इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि दिन है कि रात है। मतलब जब भी ये उपलब्ध होंगे तो डार्क रिएक्शन के अंतर्गत दिन हो या रात स्टार्च बनेगा, सीधी सी बात है।
क्योंकि प्रकाश का डार्क रिएक्शन पर कोई प्रभाव ही नहीं होता। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ, बात समझ गए। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर अब बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अ प्लांट इज केप्ट इन डार्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर किसी पौधे को लंबे समय तक अंधेरे में रखा जाए तो। आपकी शिकायत रहती कि हिंदी नहीं बोलता हूं, और हमारी शिकायत यह है कि तुम ध्यान से सुनते नहीं, हिंदी में बराबर बोलता हूं। इफ अ प्लांट इज केप्ट इन डार्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर किसी पौधे को लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश से वंचित रखा जाए, दूर रखा जाए तो। स्टार्च विल बी सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च बनता रहेगा। एटीपी विल बी सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट बट नो स्टार्च, एटीपी बनता रहेगा लेकिन स्टार्च नहीं बनेगा। NADPH will be synthesized in chloroplast but no starch, NADP2H बनता रहेगा लेकिन मंड नहीं बनेगा। None of these, जल्दी से बताओ भाई आंसर। और इसी मोड का क्वेश्चन है, कठिन नहीं है बेटा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आएगा। पेज नंबर 209 इजी मोड है, जरा ध्यान दीजिए इस पे। देखो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर, ये 3 है हमारा, 3 नंबर क्वेश्चन पर जो आंसर है बेटा, ये इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। अब क्यों नन ऑफ दीज आएगा, इस पर फोकस करेंगे। देखो अगर हम पौधे को कहां से रख देंगे, प्रकाश से दूर रखेंगे तो लाइट रिएक्शन बंद हो जाएगी। थोड़ी बहुत दूर की बात अलग है, वो क्या कह रहा है कि प्लांट इज केप्ट इन डार्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना, अंधेरे में ज्यादा देर तक रख दे तो प्रकाशिक अभिक्रिया बंद हो जाएगी। सीधी सी बात है कि प्रकाशिक अभिक्रिया अगर बंद हो जाएगी तो स्टार्च विल बी सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट असंभव है। स्टार्च बनाने के लिए लाइट रिएक्शन जरूरी है, क्योंकि जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगी तब तक NADP2H और ATP नहीं बनेगा। अब अगर ये नहीं बनेगा तो स्टार्च कहां से बनेगा? स्टार्च तो इन्हीं के साथ CO2 के फिक्स होने पे बनता है ना। तो पहले वाली बात तो यहां पर बिल्कुल गलत हो गई। दूसरी वाली बात देखो, ATP विल बी सिंथेसाइज्ड, फिर वही बात, जब हम प्रकाश से दूर रख रहे हैं तो ATP भी नहीं बनेगा, NADP भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। यानी फोटोलाइट रिएक्शन बंद हो जाने से आगे की रिएक्शन भी बंद हो जाएगी। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको 100% समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, द कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू क्लोरोफिल ओनली, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स ओनली, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, नन ऑफ दिस। इनमें हिंदी बताने की जरूरत है नहीं, तो जल्दी से आप अपना आंसर टाइप करें, जल्दी से आंसर टाइप करें। देखिए एनसीईआरटी ने बिल्कुल सीधा सीधा इसके बारे में लिखा है कि किसी भी पत्ती में आने वाला वर्ण यानी कलर यानी रंग किसकी वजह से होता है, उसमें पाए जाने वाले फोटोसिंथेटिक वर्णकों के कारण। द कलर ऑफ लीफ is presence the color of leaf is present due to photosynthetic pigment। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन थे? 4, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। 4 प्रकार के एनसीईआरटी ने बिल्कुल इसी पेज पर फोकस किया है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से सारे के सारे किसमें हैं। तो क्लोरोफिल ओनली नहीं, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स ओनली नहीं, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स ज़ैंथोफिल हो सकता है, नन ऑफ दिस वो कह सकता है, यही है। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें आप तो कह रहे हो कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, तो बेटा यहां पर जब उसने इस क्वेश्चन में ये लिख दिया क्लोरोफिल, इसका मतलब है कि इसी में ए और बी दोनों इंक्लूड हो गए। क्लियर हो गई बात? तो इसका सही आंसर क्या है? सी। चलिए
देखो एक बात ध्यान रखा करो कि ईमानदारी करोगे तो कभी भी परेशान नहीं होगे और जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे। थोड़ा सा पढ़ा करो और पढ़ने के साथ साथ जब भी टेस्ट लगा हो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। आप भी मोटिवेट रहो और हमें भी मोटिवेट करो। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। लीफ पिगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, पत्ती में उपस्थित जो वर्णक है उनको अलग किया जाता है। किस मेथड से अलग किया जाता है? अलग से नहीं है, पेज नंबर 210 इजी मोड का क्वेश्चन। क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा यानी रवा बना करके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से, ब्लॉटिंग मेथड से या पेपर क्रोमेटोग्राफी से। डोंट वेस्ट द टाइम, लर्निंग क्वेश्चन है, ध्यान रखो। हमेशा इसका आंसर आएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी। किसी भी पत्ती में उपस्थित वर्णकों को अलग करने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उस विधि को हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो है वो भी इजी मोड का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, विच इज द मोस्ट एबुडेंट प्लांट किंगडम इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में किसी भी पौधे में पाया जाने वाला सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला वर्णक है। क्या लिखा? विच इज द मोस्ट एबुडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड, संसार में जितनी भी वनस्पतियां हैं उन सभी में सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला वर्णक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स। अब ऐसे क्वेश्चंस के जवाब तो 10 सेकंड में आने चाहिए यार। इसका मतलब अगर नहीं देते हो तो एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ रहे, फिर तो आप अपने आप को उल्लू बना रहे हो, घर वालों को उल्लू बना रहे हो। जल्दी करो, टाइप करो। देखिए ये भी एक लर्निंग क्वेश्चन है और ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको बताया भी गया था कि क्लोरोफिल ए दुनिया में पाया जाने वाला, किसी भी हरे भाग में पाया जाने वाला, जितनी भी दुनिया में ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उन सभी में मोस्ट एबुडेंट पिगमेंट जो होता है वो बेटा होता है क्लोरोफिल ए। बात समझ गए? चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखो ये ग्राफ मैंने कल ही पढ़ाया था। ये फोटो स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम जो टॉपिक दिया गया है, पेज नंबर 210 ई आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है। कल मैंने इस बारे में बताया था। जल्दी से देखिए और सही आंसर आप बताएं। देखो यहां पर बेटा 1 2 3 3 ग्राफ है, उनको यहाँ पर 1 2 3 के द्वारा डिनोट किया गया है और नीचे यहाँ पर आइडेंटिफाई करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। चलिए कल ही बताया था अभी हमने, एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ कल ही बताया गया था। जल्दी से टाइप करें आंसर, आपका समय समाप्त हुआ। अब इतना कठिन सवाल नहीं है। देखो हमेशा हमने आपको कल बताया था कि जो ए नंबर है, ये ए नंबर जो होता है ये हमेशा क्लोरोफिल ए होता है और जो थर्ड नंबर पे आप देख रहे हो ये हमेशा होता है क्लोरोफिल बी। और जो पीले रंग का ये देख रहे हो ग्राफ यानी सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर आप देख रहे हो ये होता है बेटा, क्या होता है? ये होता है कैरोटीनॉइड्स, ये होता है कैरोटीन। ठीक है, तो अब अगर आंसर में जाओ तो ए क्या है? क्लोरोफिल ए, और इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आएगा कैरोटीनॉइड्स, तो ये जा रहा है। थर्ड पे जाएगा क्लोरोफिल बी, तो इसका आंसर बेटा आ जाएगा थर्ड। क्लियर हो गया? इसका आंसर आएगा बेटा क्या? डी। थर्ड नहीं, डी मेरे मुंह से निकल गया थर्ड। देखो सीधे सीधे दिख रहा है, एक नंबर पे आपको क्या दिख रहा है? क्लोरोफिल ए। क्योंकि क्लोरोफिल ए के बारे में कल क्या बताया था
कि 400 nm से लेकर के 500 nm के बीच की प्रकाश की किरणों को लेगा? बोलो बताया कि नहीं बताया था, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करो, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए अकर्स इन, इनमें से किस प्रकार की प्रकाश की किरणों को क्लोरोफिल ए के द्वारा सर्वाधिक रूप से लिया जाता है? अगर पीछे वाला ग्राफ अभी जो देख रहे थे ना, अगर अब वो आपको क्लियर है तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी बात को समझाने के लिए तो वो ग्राफ बनाया गया था, फोटो स्पेक्ट्रम, सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अगर हम डिफाइन करें कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कल मतलब बताया था कि नहीं बताया था, कि जो भी पिगमेंट्स हैं जब इन पर अलग अलग प्रकार की लाइट को डाला गया तो किस प्रकार के पिगमेंट ने किस वेवलेंथ या किस रंग की प्रकाश की किरण को सबसे ज्यादा अवशोषित किया, यह कल बताया गया था। तो अब वही पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल ए किस रंग की या किस वेवलेंथ की प्रकाश की किरण को सबसे ज्यादा लेता है? ऑप्शन है हमारे ब्लू एंड ग्रीन रीजन, नेड एंड ग्रीन रीजन, बेटा ये नेड नहीं है, यहां पर रेड होना चाहिए था, और ब्लू एंड रेड रीजन, येलो एंड रेड रीजन। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखो ये ग्राफ आपको पढ़ाया था मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, चलो मैं यहां पर वो ग्राफ बना देता हूं, अभी आप बता दीजिए। इस तरीके से ऐसे करके ग्राफ ऐसे बना था, आप बताओ ऐसे बना था कि नहीं बना था? तो यहां पर क्या था, यहां पर नीचे बी था, बी फॉर क्या हुआ ब्लू, और नीचे यहां पे क्या हो गया आर फॉर रेड। तो सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए के द्वारा ब्लू और रेड रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर इसका आएगा सी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करो, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करेंगे तो एसेसरी पिगमेंट्स इंक्लूड क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्या क्वेश्चन है, क्या इससे भी सरल सवाल हो सकता है? जल्दी से आंसर बताओ बेटा। इनमें से सहायक वर्णक है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, या दोनों सहायक वर्णक है, या इनमें से कोई सहायक वर्णक नहीं है? देखो इस टाइप के सवाल को करने के लिए मेरी एक बात को ध्यान रखो, एक लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, अदर देन क्लोरोफिल ए ऑल पिगमेंट्स आर एसेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए को छोड़ करके जितने भी पिगमेंट्स होते हैं चाहे वो जेंथोफिल हो, चाहे वो कैरोटीन हो, या क्लोरोफिल बी हो, ये सभी के सभी सहायक वर्णक, सभी के सभी क्या है बेटा, ये सभी के सभी सहायक वर्णक है, सभी के सभी एसेसरी पिगमेंट्स। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो बच्चों यहां पर ऑप्शन अगर देखें तो क्लोरोफिल ए तो प्राइमरी है, ये तो नहीं है। क्लोरोफिल बी किस श्रेणी में आ रहा, अदर देन क्लोरोफिल, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी। अगर इसके साथ साथ यहां पर जेंथोफिल और कैरोटीन लिखा होता तो भी ये बेटा बिल्कुल सही होता, क्योंकि क्लोरोफिल बी के साथ साथ जेंथोफिल और कैरोटीन भी एसेसरी पिगमेंट्स या सहायक वर्णक के रूप में जाने जाते हैं। तो बात को समझ में आ गई। चलिए आज का पहला पड़ाव यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो एक बार फिर से ये हमें इशारा करता है किसकी तरफ, किसकी तरफ इशारा कर रहा है बेटा? एसेसरी पिगमेंट्स की तरफ। अगर हमारी पीछे वाली बात आपने समझी होगी तो 100% आपको बात समझ में आएगी। एसेसरी पिगमेंट्स पास ऑन द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, पास ऑन द एनर्जी टू प्राइमरी एक्सेप्टर, use energy for photolysis of water
मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पढ़ाते समय मैंने बना के दिखाया था आपको। जल्दी से बताइए बेटा। हिंदी, हिंदी चलो। पास ऑन द एनर्जी क्लोरोफिल ए, यानी ये ऊर्जा को क्लोरोफिल ए को देते हैं। दूसरा, पास ऑन द एनर्जी टू प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राथमिक एक्सेप्टर को ऊर्जा देते हैं। और यूज एनर्जी फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, प्रकाश, जल के प्रकाशी अपघटन में ऊर्जा खर्च करते हैं। इनमें से एक से अधिक बातें सही हैं। जल्दी से बताइए। देखो एक बात यहां पर आपको बताई गई थी कि जैसे ये हमारा क्लोरोफिल ए है, ये आप क्या देख रहे हो, ये हमारा, चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये एक सेकेंड, मान लेते हैं बेटा कि ये क्लोरोफिल ए है और इस क्लोरोफिल ए के चारों तरफ ये और पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं। ऐसे क्लोरोफिल बी हो गया, इसके बाद ज़ैंथोफिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैरोटीन हो गया। अभी बताया था मैंने इस तरीके से, ऐसे ऐसे। अब इसमें हो क्या रहा है कि आने वाला जो फोटॉन्स है, जो ये फोटॉन्स है, ये सूर्य का प्रकाश है, इसको ये एसेसरी पिगमेंट्स गेन करते हैं और गेन करने के बाद अपनी पूरी एनर्जी को क्लोरोफिल ए को देते हैं। ऐसे एनर्जी ली गई, ये फोटॉन्स है ना, ये क्या है, सूर्य का प्रकाश है, तो ये फोटॉन्स है। अब ये फोटॉन्स को रिसीव करते हैं कौन, ये एसेसरी पिगमेंट्स है। ये एसेसरी पिगमेंट्स आने वाली एनर्जी को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद ये प्राइमरी जो हमारा क्लोरोफिल ए है, ये प्राइमरी पिगमेंट्स है, तो उसको ये एनर्जी अपनी ट्रांसफर करते हैं। अब क्लोरोफिल ए यहां से रिडक्शन में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके अपनी रिएक्शन को स्टार्ट करता है, अपनी रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा सर? बेटा इसका सही आंसर फर्स्ट आएगा। सीधी सी बात है कि पास ऑन द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, एनर्जी को लेकर के किसको, क्लोरोफिल ए को सप्लाई करते हैं। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बस सॉल्यूशन ध्यान से सुना करो, एक एक बात को मैं बड़े ध्यान से बताता हूं। चलिए बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की। एडवांटेज ऑफ एसेसरी पिगमेंट इंक्लूड, सहायक वर्णकों से लाभ है, क्या लाभ है? They help by photolysing the water. They protect chlorophyll A from photooxidation. They enable narrower range of wavelength of incoming light to be used for photosynthesis, both A and B. एक बार इनकी हिंदी भी सुन ले कि ये जल के प्रकाशीय अपघटन में हेल्प करते हैं। दूसरा, ये क्लोरोफिल ए को प्रकाशीय अपघटन से बचाते हैं, शील्ड पिगमेंट्स की तरह काम करते हैं। फिर इसके बाद दे एनेबल नैरोवर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणें होती उनको ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध कराते हैं। और या तो इसका आंसर ए और बी दोनों में से कोई एक है। पेज नंबर 210 इसी मोड का क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताएं। देखो इसका सही आंसर क्या है, कभी भी आप ध्यान रखें, एसेसरी पिगमेंट्स जो होता है, एसेसरी पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके 2 ही काम है। पहला काम क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ लाइट कलेक्शन, और कलेक्शन के बाद क्लोरोफिल ए को सेंड करना, ये इनका पहला काम है। इसमें से जो कैरोटीन है, जो दूसरा पिगमेंट है कैरोटीन,
कैरोटीन को हम कहते हैं शील्ड पिगमेंट्स, इसे कहा जाता है शील्ड पिगमेंट्स। और ये जो शील्ड पिगमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये क्लोरोफिल ए को अधिक प्रकाश से खराब होने से बचाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शील्ड पिगमेंट कहते हैं। तो अगर इसके आंसर की अगर बात करोगे तो आंसर सीधे सीधे आ रहा है कि इसका क्या है, बी आंसर है। चूंकि पहला वाला तो कहीं यहाँ पर दिख नहीं रहा है, दूसरा वाला हमें साफ साफ दिख रहा है कि दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गई बात। चलिए बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप तो सोचते होगे सर आपको तो सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, है ना? तुम्हें भी अच्छे लगेंगे क्योंकि हम पढ़ते हैं इसलिए हमें अच्छे लगते हैं, और जो पढ़ेगा उसको अच्छा लगेगा। अच्छा खराब जानते हो तय कहाँ से होता है, जो आपको आ जाए वो क्वेश्चन अच्छा होता है, और जो आपको नहीं आता है वो कहते तो ये क्वेश्चन खराब है। अरे नहीं भाई, उससे सोचो ना कि क्यों नहीं आया, ध्यान दो, आपको भी सारे सोल्यूशन आ जाएंगे। कोई मैं जब पैदा हुआ था तो हाथ में बायोलॉजी की किताबें लेके थोड़ी पैदा हुआ था, मैंने भी यहाँ पढ़ा है, आप भी पढ़िए, है ना? कोई बड़ी बात नहीं। जब हमारे जैसे व्यक्ति को आ गया तो आप तो सब बड़े बुद्धिमान लोग हो। चले चलो, लाइट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज फोटोकेमिकल फेस, बायोसिंथेटिक फेस, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। बिल्कुल बताओ, अब इससे सरल क्या पूछेंगे, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। देखो आंसर दिया करो, गलत होने की चिंता मत करो। एक पुरानी कहावत है कि गिरते हैं सर सवारी मैदान जंग में। जब गलती करोगे तभी सही बताओ। हाँ जी, सही कह रहा हूं। चलो देखो, इसका सही आंसर है पहला, क्योंकि फोटोकेमिकल फेस आल्सो कॉल्ड लाइट रिएक्शन, और बेटा जो बायोसिंथेटिक फेस होता है इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। सीधी सीधी बात है, और नॉर्मली इजी मोड में पूछा गया है। दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, फोटोकेमिकल फेस बराबर लाइट रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेस बराबर डार्क रिएक्शन। क्लियर हुआ? इसमें लगा ही है ना, फोटोसिंथेटिक लिखा है, आगे फोटोकेमिकल लिखा हुआ, फोटो लगा है, मतलब क्या है, लाइट। अब बायोसिंथेटिक सर ऐसे इसको बताइए, तो बायोसिंथेटिक का मतलब ये सजीव के द्वारा, किसी भी जीवित कोशिका के द्वारा स्टार्च का सिंथेसिस किया जाएगा इसमें, लेकिन उसमें लाइट इन्वॉल्व नहीं होती, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं, सो इट्स कॉल्ड द बायोसिंथेटिक फेस। क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 की अगर बात करोगे तो कर ही लेते हैं 13 की बात, और क्या कह रहा भाई, चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन लाइट रिएक्शन। अच्छा, प्रकाशिक अभिक्रिया में घटित होने वाली घटनाओं को सही क्रम में आपको पहचानना है। एटीपी एंड एनएडीपी, एच फॉर्मेशन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, लाइट एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही दिमाग लगाया गया, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन कुछ पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपसे दिमाग लगा करके पूछा गया है। देखिए लाइट रिएक्शन में होता क्या है। अगर लाइट रिएक्शन की बात करोगे तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहला घटना होता है लाइट का एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्प्शन पहले फेस है, तो ये पहला फेस आपका कहां आ रहा है, 4 नंबर पे, ये नंबर 1 पे है। फिर दूसरी घटना क्या होती है यहां पर, दूसरी घटना होती है जल का प्रकाशीय अपघटन, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा वाटर स्प्लिटिंग।
वाटर स्प्लिटिंग, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, जब वाटर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। चौथे नंबर पर जब ये सारा सब कुछ हो जाएगा तो बेटा एटीपी और NADP2H बन जाएगा। क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश वर्णकों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। देखो ना यहाँ पर, चलो मैं और डिटेल कर देता हूं थोड़ा इसको। ये PS सेकंड है, PS सेकंड में फोटॉन पड़ा। अब फोटॉन से इलेक्ट्रॉन बाया इलेक्ट्रॉन कैरियर PS फर्स्ट पर पहुंचते हैं और PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन यहां पर लास्ट में NADP2H बनाते हैं और यहां पर ATP बना, यहां पर क्या बनेगा, ATP बनेगा। अब देखो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब जल टूट करके जो इलेक्ट्रॉन यहां पर बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाए और यहां पर जो 2H आयन है ये यहां से चल के यहां आएंगे, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है बेटा, वरना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। अब देखो इसमें पहला क्या हो रहा, पहले नंबर पर लाइट एब्जॉर्ब की गई कि नहीं की गई। दूसरे नंबर पर क्या होगा, वाटर की स्प्लिटिंग अगर नहीं होगी तो H आयन ही नहीं बनेगा, तो NADP2H का बनने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसी तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे तो ये आगे रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो दूसरे नंबर पर वाटर की स्प्लिटिंग हुई। अब जब वाटर की स्प्लिटिंग होती तो यहां पर हाफ O2 यहां पर बना कि नहीं बना, तो यह हाफ O2 यहां पर रिलीज हुआ, तो तीसरी घटना आ जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज हुई। 3 नंबर पे ये हुआ। अब बचा चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पर ये दोनों एक साथ कंप्लीट होते। भाई अब गधा से गधा भी अगर है तो ये बात को समझ जाएगा। आप तो सब बहुत अच्छे बच्चे, क्लियर हुआ। लेकिन ये जरूरी था। ऐसे सवाल आप तभी कर सकते हो जब आपको बिल्कुल लाइट रिएक्शन विजुअलाइज हो, जैसे मुझे विजुअलाइज थी, मैंने 3 तरीके से इस बात को बता दिया। तो चले क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 की। LHC स्टैंड फॉर, वाह क्या इससे भी सरल क्वेश्चन हो सकता है। वो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, लेट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हैंगिंग कॉम्प्लेक्स, लेट हैंगिंग कॉम्प्लेक्स। टाइम बर्बाद न किया जाए, सीधा सा बात है कि इसे हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक तो पिगमेंट्स होता है, फिर उसका रिएक्शन सेंटर होता है और रिएक्शन सेंटर के साथ साथ इसमें कुछ प्रोटीन होती है और ये सभी मिल करके इस प्रकार से ये LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं LHC। क्लियर हो गया। ये जो पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया था मैंने, इसको LHC कहते हैं। LHC किससे बना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जहां से लाइट को उठाया जाएगा, तो लाइट कहां से उठाई जा रही, PS फर्स्ट PS सेकंड से। तो PS फर्स्ट या PS सेकंड में था क्या, क्लोरोफिल के विभिन्न डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे, रिएक्शन सेंटर था और उन सबको आपस में जोड़े रखने के लिए क्या थी, प्रोटीन्स थी। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये है। लेकिन इससे बहुत कहीं इजी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHC, बकवास। तो लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट का मतलब प्रकाश, हार्वेस्टिंग का मतलब गेन करना, लेना। किसके द्वारा लिया जा रहा है, पिगमेंट सिस्टम। क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। मैं तो नंबर ही भूल गया, कौन सा नंबर है भाई, 13 के बाद 14 हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो द नेमिंग ऑफ PS फर्स्ट एंड PS सेकंड वाज बेस्ड ऑन, वेरी गुड क्वेश्चन। कितनी बार इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में बताया। वो पूछ रहा है कि जो थैलेक्वाइड्स है, ये थैलेक्वाइड्स पर इस तरीके से थैलेक्वाइड्स की मेम्ब्रेन पर यहां पर आप देखते हो कि इसको लिखा होता है PS फर्स्ट और यहां पे लिखा होता है PS सेकंड। तो ये इनके नाम किसके आधार पर रखे गए, जबकि रिएक्शन हमारी स्टार्ट होती है यहां से, रिएक्शन यहां से स्टार्ट होती खत्म होती यहां पे, जिसे हम कहते हैं PS फर्स्ट
ये कार्य के आधार पर तो सेकंड नंबर पे लग रहा है, क्योंकि रिएक्शन कब खत्म होती, जब NADP2H बनता है, तो NADP2H तो सेकंड फर्स्ट बनाता है, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट हो रही यहां से, तो जहां से स्टार्ट हो रही वहां पर सेकंड लिखा है, जहां पे खत्म हो रही वहां पर फर्स्ट लिखा है, कुछ अजीब नहीं लग रहा। इसीलिए तो मैं कहता हूं इसका सही आंसर क्या है, देयर डिस्कवरी ऑर्डर। पहले इसकी खोज हो गई थी, बाद में इसकी खोज हुई, लेकिन अगर क्रिया के आधार पर, फंक्शन के आधार पर देखेंगे तो फर्स्ट ये यहां से रिएक्शन स्टार्ट करेगा और यहां पर खत्म करेगा। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना। मजेदार क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आज यार मजा आ रहा क्वेश्चन कराने में, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following is correct? PS first is called P800, PS second is called P680, both A and B, none of these. चलो बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूं। Which of the following is correct? PS फर्स्ट, बेटा PS फर्स्ट में जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P700, है ना, याद आ गया, बराबर PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब अगर हम बात करें फोटो सिस्टम सेकेंड की, तो इसका होता है P680, ये होता है PS सेकेंड। आंसर चेक करो कौन सा सही हो रहा है। PS second is called 680, तो सही आंसर क्या है इसका, डी। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर बात करें 17 की। Which of the following is correct? PS फर्स्ट इज कॉल्ड, ये तो वही आ गया लौट के यार। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहेगा, रिएक्शन सेंटर इज फॉर्म्ड बाय only one chlorophyll A molecule, a few chlorophyll A molecule, one chlorophyll A and a few accessory pigments, a few chlorophyll A and a few accessory pigments. रिएक्शन सेंटर किससे बना होता है, केवल क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल से या कुछ क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल से? क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल और कुछ सहायक वर्णकों से, A few chlorophyll A and a few accessory pigments, कुछ क्लोरोफिल A और कुछ सहायक वर्णकों से। बताओ बेटा, पेज नंबर एनसीईआरटी का 211 इसी मॉड क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, हिंदी भी बता दी मैंने। देखो हर बार जब भी मैंने इसको बनाया ना, आपने ध्यान दिया, हर बार जब भी मैंने इसको बनाया तो हमेशा एक ऐसे बनाया गया और इसके चारों तरफ मैंने ऐसे बनाए, यानी एसेसरी पिगमेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन रिएक्शन सेंटर जहां पर आपका ये P700 या P जो भी लिखा होता है 680, ये क्लोरोफिल ए है, तो हमेशा यहाँ पर क्या, एक ही तो क्लोरोफिल ए है, तो ये क्या हो गया, ओनली वन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से रिएक्शन सेंटर मिलकर के बना होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से गलत कथन को चुनें। एंटीना इज ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम,
contain accessory pigments, does not include reaction center, none of these। इनमें से गलत कथन को चुनना है। जो एंटीना होते हैं ये लाइट हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। ये एसेसरी पिगमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन सेंटर नहीं होता है। बिल्कुल सही है, सारी बातें इसकी सही हैं। देखिए एंटीना मॉलिक्यूल्स कहते किसे हैं, बार बार वही बन रहा है। यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाले, ये तो क्लोरोफिल ए हो गया। तो जो क्लोरोफिल ए है, जो क्लोरोफिल, आप बोर्ड पे देखो, क्लोरोफिल ए है, इनको हम कहते हैं एंटीना। एंटीना मॉलिक्यूल ही क्या कहलाते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। इन्हीं को हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते। तो एसेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट की हार्वेस्टिंग करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइट को हार्वेस्ट करते हैं। इनमें एसेसरी पिगमेंट्स के अंतर्गत आ गए। इनमें कोई भी रिएक्शन सेंटर था नहीं था, क्योंकि रिएक्शन सेंटर केवल क्लोरोफिल ए में होता है। ठीक है, तो सही आंसर था बेटा डी, कोई भी गलत नहीं, सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो अब एक क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, when the light energy is absorbed by PS second, it is converted to mechanical energy, used to excite electrons, used to change configuration of Rubisco, both A and C। जल्दी से बताओ, इसका जो सही आंसर है ना बेटा, ये बी होगा। देखो क्यों होगा बी, इसका एक रीजन है कि मैकेनिकल एनर्जी में नहीं, हमेशा पीएस सेकंड जो होता है, पीएस सेकंड जब भी एनर्जी को लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके रिएक्शन को स्टार्ट करता है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। क्या करेगा कि जो ऊर्जा को लिया, प्रकाशिक ऊर्जा को लिया, उस प्रकाशिक ऊर्जा से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। क्लियर हुई बात। चलिए बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन है। मिल गया है भाई, भागना नहीं, अभी 20 क्वेश्चन पूरे हैं। द मूवमेंट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है अपहिल इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल स्केल, डाउनहिल इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल स्केल, अपहिल एंड डाउनहिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल स्केल, बोथ ए एंड बी। बताइए बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो नॉन साइक्लिक क्या है, ये पीएस सेकंड, इस पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन पहले गया, अपहिल जर्नी कर रहा है, या अपहिल जर्नी कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर ये पीएस फर्स्ट के पास आता है तो डाउनहिल जर्नी करी इसने। फिर यहां से पीएस फर्स्ट से फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, गया कि नहीं गया। तो यार इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा रहा, नीचे भी आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, मतलब क्या है, साफ साफ है कि अपहिल एंड डाउनहिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। इसका आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर है बेटा सी। तो आपने देखा कि अगर आप एनसीईआरटी यानी पिछले लेक्चर अगर आपने देखे थे तो एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं गया। अगर आप ईमानदारी से अपनी एनसीईआरटी बुक को या लेक्चर जो मैं भेजता हूँ वहां से अगर आप पढ़ते हो तो बेटा निश्चित तौर पर आपको क्या सारे सवाल आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। बाय बाय बच्चों।